नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालयन अपडेट न्यूज़ में। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर हस्ती अभी बैठे हुए हैं जो किसी पहचान के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, हम सीधे चलते हैं और बात करते हैं बुटीको के चेयरमैन सत्य प्रकाश ठाकुर जी से। जानेंगे उनके सफ़र के बारे में, बुटीको के बारे में, तथा जो साहित्यिक गतिविधियां इन्होंने शुरू करी हैं, किस तरह की गतिविधियां ये करते हैं उसके बारे में, तथा समाज के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं उनके बारे में। तो चलिए, स्वागत है सर सबसे पहले तो आपका। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि जो बुटीको की शुरुआत है वो किस तरह से हुई, और आजकल जो मतलब ब्रांचेस हैं आपकी, कितनी ब्रांचेस हैं और कितने जो एम्प्लॉई हैं यानी कि कामगार जो हैं आपके पास काम कर रहे हैं। धन्यवाद जी। बुटीको का सफ़र 1944 से शुरू होता है, जब बूटी वीवर्स कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड बूटी लग वैली कुल्लू के नाम से रजिस्टर्ड हुई। ये पंजाब के जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थे विद हेडक्वार्टर एट लाहौर, वहाँ से रजिस्टर्ड हुई थी। उस वक्त जो इसका मिशन था बड़ा बायस था, बड़ा अच्छा था कि लोगों को हम यहाँ रोज़गार देंगे, क्योंकि कुल्लू की ऊन की पट्टी और यहाँ के जो पट्टू थे, हमारे जो चित्रू पट्टू जिसको हम बोलते हैं, वो बड़े फेमस थे। और नज़दीक की जो इलाके हैं, रियासतें हैं, वहाँ ये शेर होता था, तो इनकी बड़ी मांग थी। तो पर अनफॉर्चुनेटली 44 से लेकर के 56 तक ये सोसाइटी डॉर्मेंट रही, ये काम नहीं कर पाई जी। 56 से जब ठाकुर वेद राम जी के जो लीजेंडरी रहे अपने टाइम के, और वो एक लीजेंड थे, और उन्हें जो था बुनने के काम को बहुत आगे ले गए। वो बेसिकली एक किन्नौर क्राफ्ट है, पर जो किन्नौर के यहाँ कारीगर आए थे वो लोग बड़ी काम करते थे। और क्योंकि हमारे पहाड़ी लोग रंग रंगीले स्वभाव के होते हैं, नेचर के नज़दीक होते हैं, और उन दिनों में तो आबादी बहुत दूर दूर होती थी, इसलिए मेलों में हमारे पास एक ऑर्नामेंटल ड्रेस होता था, पट्टू, जिसको यहाँ पहनते, या जैसे किन्नौर में जी, तो वो लगाए। पर जब पंजाब के, जब हम, क्योंकि कुल्लू पार्ट ऑफ पंजाब था, जब कुल्लू में पंजाब के कुछ ऑफिसर्स आए, उन्होंने कोई एक शाल तो किसी किन्नौर के वो जो बुनकर थे उससे बनवाए। चूँकि ठाकुर बेदराम जी भी यही काम कर रहे थे, तो उनसे वो तो पट्टी का काम करते, उनसे बात की गई कि आप भी हमें ऐसी शॉल बना के दीजिए जी। फिर ठाकुर बेदराम जी गए, जो किन्नौर क्राफ्ट है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया और इसको कुल्लू शाल के रूप में प्रसिद्धि दी। 1956 में जब ठाकुर बेदराम ने ये कदम उठाया, तो एक वो विजनरी थे, बहुत दूरदर्शी थे, और एक अच्छे प्रशासक थे, और बड़े प्यार से वो सबसे काम लेते थे। और उन्होंने बड़ी मेहनत की, शालें कंधे पर रख करके इलाहाबाद में कुंभ के मेले में बेची है, दिल्ली और दूसरी मार्केट में बेचते थे, क्योंकि 56 और 57 में जो है यहाँ टूरिस्ट बहुत कम आता था और यहाँ सेल नहीं होते थे, लोगों की शाल वगैरह कम पहनते थे, तो इसलिए वो बाहर जाके बेचते थे। तो उसके बाद जब यहाँ पंडित नेहरू जी 57 में आए, उसके बाद यहाँ टूरिस्ट का कुछ रस बढ़ गया जी, तो टूरिस्ट के आने से यहाँ भी डिमांड शुरू हो गई। तो फिर जो है इसका काम और ज़्यादा बढ़ा। ठाकुर बेदराम ने इस काम को एक मिशनरी यंग मैन के रूप में किया, क्योंकि जब वो यहाँ कुल्लू में इंडस्ट्रियल स्कूल में बतौर एक जो थे ट्रेनी वहाँ बुनने का काम सीख रहे थे, तो उनके हेडमास्टर ने सभी जो बुनकर थे वहाँ जो काम सीख रहे से पूछा था, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। जब ठाकुर बेदराम जी को पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं 100 नौजवानों को अपने कुल्लू से लेके रोज़गार देना चाहता हूँ। जब कुल्लू शाल की नकल लुधियाने वालों की, उन्होंने ठप्पे बढ़ा लिए लकड़ी के। हाँ, तो हमारी शॉल कुल्लू, वो किस्सा कैसे मज़ेदार है कि वो ठप्पे बना लिए, और उस समय जो है वो नकली जो डुप्लीकेसी जो करनी शुरू कर दी, तो किस तरह से उसको हैंडल किया।
हाँ, तो मैं क्या था वो ठप्पे ऐसे बनाया कि जो हमारे कुल्लू डिज़ाइन थे वो दोनों तरफ एक जैसे होते थे। उन्होंने ऐसे ठप्पे बनाए कि दोनों तरफ बराबर मिला करके हाँ। वो ऐसा लगता था कि जैसे मजेदार किस्सा रहा हाँ, होगा अपने उसका। बिल्कुल, वो कि बोवन है, पर उसने हमारे कुल्लू शाल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया। हाँ। और ठाकुर बेदराम ने हार नहीं मानी, उन्होंने इस शाल का काम को जारी रखा और वो एक्स्ट्रा टाइम में काम करते थे। सुबह शाम जो था वो शाल धुलाई का, प्रेस का, हाँ। काउट्स का काम करते थे और दिन में सेल्समैनशिप का काम करते थे। तो अपनी जो मेहनत है धुलाई की दूसरी वो सब नहीं काटते थे। आप समझिए कि एट पार विद द कॉस्ट प्राइस वो उसको सेल करते थे। इस तरह से सस्टेन किए 1-2 साल। तब को सरदार गुरचरण सिंह जी थे यहाँ, जो कि इसके इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के यहाँ वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उन दिनों में इंस्पेक्टर थे। तो वो ठाकुर जी के पास आए कि आप ठाकुर जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपका मिशन अच्छा है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार का भी यही मिशन है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो फर्स्ट ईयर चल रही है उसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पर बड़ा जोर है, और जब सेकंड 5 ईयर प्लान चली तो उसमें हैंडलूम पर भारत सरकार का फोकस था जी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए लोन थी, सब्सिडी था और भी बाकी किस्म की हेल्प थी। तो हमारी जो हाउसिंग कॉलोनी बनी है इसमें बुटीबो में, वो उस टाइम पे 60 में बनी है। तो उस टाइम पे जो तब की बनी बिल्डिंग आज भी बिल्कुल मजबूत है, पक्की है। पहले ठाकुर साहब आप पुराना मकान मैं देख रहा था, तो आपका ऑफिस भी वहाँ नज़दीक है। तो पुराने मकान में कहते जी यहाँ ठाकुर साहब रहते थे, अब जो है नया घर बनाए, तो काफ़ी सारी यादें भी उस घर से जुड़ी होंगी। बिल्कुल, हम वहाँ हमारा परिवार 50 साल रहा है जी। तो छोटे से बड़े बनी हुए, बल्कि बूढ़े भी बनी हुए। सीनियर सिटीजन, बूढ़े मतलब सीनियर सिटीजन। तो वो एक मिशन था ठाकुर बेदराम का। ठाकुर बेदराम जी अल्पायु में उनकी डेथ हो गई, 50 साल की उम्र थी, पर हमने उस मिशन को कैरी आउट किया। आज हमको लगभग 700 जो बुनकर उनको रोज़गार दे रहे हैं और एम्प्लॉयज़ भी हमारे को लगभग 200 के लगभग है। तो इसके अलावा जितना भी बुनकर का कार्य है सारे देश में या प्रदेश पे या नेपाल या कहीं दूसरी जगह हो रहा है कुल्लू शाल पे, इसकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बुटीको है। मतलब जिसको कुल्लू शॉल को जो असली जन्मदाता है वो बुटीको का ही देन है। जितने भी आज के आप ये चीज़ आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ठाकुर साहब ये बता रहे हैं कि जो कुल्लू शॉल के जो जन्मदाता हैं असल में बुटीको हैं, क्योंकि इसके बाद इसकी कई ब्रांचेस जो हैं कुल्लू शॉल से कई लोगों ने शुरू कर दी हैं। तो उस समय 100 लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, एक प्रण लिया गया था। आज के समय ठाकुर साहब जो हैं अपने जो इनके कम से कम लगा लीजिए कि 35 जो हैं, क्षमा करें 35 जो हैं आउटलेट्स हैं, जहां पे बुटीको का जो पूरी जो शॉल है, टोपी है और भी कई जो एसेसरीज हैं वो सब वहां पे उपलब्ध हैं। आप वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं और आप जाइए गूगल पे सर्च करिए, आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में ही कितनी मेहनत करी है और कितने समय से ये जो है कार्य कर रहे हैं। तो ठाकुर साहब अभी जो आगे का जो विज़न है कि किस तरह से है, क्योंकि परिवार आगे बढ़ रहा है, बच्चे हो रहे हैं, सब चीज़ें आगे चीज़ें, तो किस तरह से विज़न रहने वाला है आगे आने वाले समय में? ठाकुर जी विजनरी थे, इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने जो हमें विजन दिया है अभी तक उस विजन में बहुत काम करने को बाकी रहता है जी। तो ठाकुर बेदराम जी इसके कुल्लू शाल की आप समझिए कि उसके प्रेरणा स्रोत हैं और बुटीको के चेयरमैन रहे और बुटीको ने इसने अपनाया। तो आज सारे देश में कुल्लू शॉल या कुल्लू स्टोल या जितने भी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट है, कुल्लू के वुलन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, उसका जो है केंद्र बिंदु बुटी भी उस कोऑपरेटिव है जिसको कि प्यार से बुटीको कहते हैं। आज सब इसको बुटीको के नाम से जानते हैं। हमने 1971 में ठाकुर बेदराम जी एक्सपायर हुए, उसके बाद डिफरेंट चेयरमैन आए और उसके बाद लगभग 1-2 साल के बाद मैं चेयरमैन बना। तो पिछले 50 सालों में कई अध्यक्ष बने, पर ज़्यादा टाइम मुझे काम करने का मौका मिला। तो हमने कोशिश की कि ठाकुर बेदराम जी के विज़न को आगे ले जाए। हमने अपनी खड़ियाँ बढ़ाई, उसके बाद हमने अपनी टेक्निक को जो है
जो कुल्लू का बेस है उसको तो वैसे रहने दिया ट्रेडिशनल को, उसके ऊपर हमने रिसर्च करके उस पर जो है वो तब्दीली लाई डिज़ाइन में, टेक्सचर में और वूल में, हर एक चीज़ में। तो आज हम जितने भी हमारे कुल्लू शॉल के डिज़ाइन है, बेसिक जो क्राफ्ट है उसको तो हम बिल्कुल ज़िंदा रखते हैं, पर जो है पंडित नेहरू ने पहला जो था एक गुजरात में जो है शुरू किया था उन्होंने, ये जो है उन्होंने शुरू किया था जिस पर कि फैशन टेक्नोलॉजी का और बाकी चीज़ों का था। ठीक। तो नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, तो हम उसकी भी हेल्प लेते हैं। उनके जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल है उनसे हम उनको अनुबंध करके उनसे हम अपने डिज़ाइन बनाते हैं हर साल की। वर्ल्ड लेवल पे किस कंट्री की क्या फोरकास्ट है, क्या किस किस्म का स्टॉक चाहते हैं, इंडिया में भी किस स्टेट की क्या चीज़ चाहिए, और उन डिज़ाइन को हम डेवलप कराते हैं उनसे, और वो चीज़ें हम बेचते हैं। हम अपने शोरूम जो हमारे आप ठीक कहा कि 35 शोरूम है, तो हिमाचल में है, उत्तराखंड में, मसूरी में है, दिल्ली में है, वैसे तो कानपुर पे था वो तकरीबन। तो विज़न क्या रहेगा कि आगे 35 से इसको दोगुना करने का, तिगुना करने का कुछ विज़न कुछ होगा माइंड में? देखिए अभी भी हम 1000 गुना तो इसको बढ़ा चुके हैं, तो हमारा विजन है कि इससे भी आगे जो रोज़गार जैसे सारे हिंदुस्तान में आज पैदा हुआ, आज उत्तराखंड में भी कुल्लू की सालें बन गई। तो आप सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं, क्या सरकार क्योंकि राजनीति का भी आप अच्छा खासा आपको अनुभव है, कोई राजनीति जिसको कह सकते हैं वो भी आपने लाभ उठाने की कोशिश करी इससे? पूरा लाभ उठाया मैंने, उसके ज़रिए से प्रदेश का और कुल्लू का और देश के जो बुनकर थे उनका फ़ायदा किया। मैं ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड का मेंबर रहा हूँ, ठाकुर भेदराम जी भी मेंबर है काफ़ी साल तक। मैं लगभग 30 साल ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड का मेंबर रहा, जिसको प्रिसाइड ओवर या प्राइम मिनिस्टर करते थे या जो टेक्सटाइल मिनिस्टर या कॉमर्स मिनिस्टर होंगे वो करते थे। राइट। तो वह हमने कई सजेशंस दी। आज तक जो हैंडलूम था वो ज़्यादा ज़्यादा सिल्क और कॉटन था। हाँ जी। तो मैंने पूरा प्रेशराइज करके वुलन जो हैंडलूम है उसको मैं राष्ट्रीय स्तर की जो नीति है उसमें लाया, और जो 7th 5-year प्लान था उसकी जो सब कमेटी थी ऑन हैंडलूम्स, मैं उसका एक अकेला, हैंडलूम का किंग भी आपको कहा जाता है। चलिए वो आपकी मेहरबानी। तो उसमें जो एक सब कमेटी थी उसके ऊपर, हैंडलूम के ऊपर, बाकी सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, मैं सिर्फ एक नॉन ऑफिशियल था। तो हमने वहाँ भी 5-year प्लान में भी इसको काफ़ी लाने की कोशिश की। स्टेट में भी हमने बहुत मेहनत की। यहाँ जो है उस वक्त के मुख्यमंत्री जी थे, उनसे हमने जो है इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से अलग पोस्ट जॉइंट डायरेक्टर जो है वो हैंडलूम्स के लिए बनाए। बिल्कुल। और फिर जो भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय है, पहले वो होता था कॉमर्स मिनिस्ट्री, अब वस्त्र मंत्रालय है, उससे भी कई किस्म की जो सहायता है मिलती है। जैसे एक्सपोर्ट के लिए उनके पास प्रोजेक्ट था, उसके बाद बाहर एग्जीबिशन लगानी उसके लिए प्रोजेक्ट था, उसको सारे इंडिया में जो है हैंडलूम की एग्जीबिशन लगती है, उन फेयर्स में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। प्लस जो हमें धागा मिलता है, रात धागा, उस पर भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से 15% की आउटराइट सब्सिडी, और उसको हैंडल करने के लिए धागा के लिए उसके लिए भी वो चार्जेस देते हैं। सर अभी देखिए कोरोना काल अभी बीता है, क्षमा करें बीच में थोड़ा मैं प्रश्न नहीं लें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आपने ये कोरोना काल किस तरह से गुजारा है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, चाहे वो जिसको कह लें कि कर्मचारियों के वेतन की बात हो, या प्रोडक्शन की बात हो, या फिर उसके बाद जो जीएसटी अभी नई चीज़ें लगी हैं, क्योंकि पहले इस पे खादी पे और ये सब चीज़ों पे जीएसटी जो है वो नहीं होता था। तो किस तरह से आप ये मानते हैं, पहले तो कोरोना काल के बारे में बता दीजिए, उसके बाद जीएसटी के बारे में। देखिए जो जहाँ तक कोरोना की बात है तब खून के आंसू हुए, तो यहाँ कारीगर थे उनको तो हमने काम दिया, पर जो हमारे बाहर जो 500-600 कारीगर हैं उनको काम कम कर दिया। उसके बाद हमारे यहाँ सहकारिता की भावना है, हमारे कोई लगभग 1/3 जो एम्प्लॉयज़ थे वो विदाउट पे छुट्टी पर चले गए, और जो बाकी मुलाजिम यहाँ काम करते रहे जिनकी जरूरत थी उन्होंने भी अपने पे में वॉलंटियरली 40% कट किया। फिर मैंने उनको 2 महीने के बाद उसको कट करके
30% रखा, फिर उसके बाद 20% किया, फिर 10% किया और फिर उसके बाद फिर किया। तो जब ये कोरोना काल ख़त्म हुआ तब हमने जो अपने सारे मुलाजमों को यहाँ बुलाया। उन दिनों में सेल ना होने के बराबर थी और बहुत घाटे पड़ गया। उसको रिकूप करने में कम से कम भी हमें 7-8 वर्ष लग जाते। पर हमने कारीगर को अपने तौर पर किसी को नहीं निकाला, ना एक किसी मुलाजिम को हमने यहाँ से निकाला है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो एक बहुत बड़ी बात थी और उस पर हमने बड़े खुश हुए। अब जो क्योंकि कईयों की नौकरियां कोरोना काल में, क्या अब बहुतों को देखा है कि कोरोना काल में नौकरियां छोड़कर घरों में लोगों ने देसी कंसेप्ट अपनाने शुरू कर दिए थे। कई लोगों ने, कोई पिज़्ज़ा बना रहा है, कोई इतना अच्छा मैनेजर लेवल पर है, वो छोड़ के आ गया है। तो मतलब वो बहुत ही भयंकर स्थिति थी। हालांकि हम भी कवरेज कर रहे थे, सब चीज़ें हम कर रहे थे, लेकिन वो स्थितियाँ कुछ अलग थी। फिर वो जीएसटी के बारे में सब, हाँ, जीएसटी लगने से भी हमें बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि जो ग्राहक है वो जब जीएसटी पड़ता है तो जीएसटी भी हमारे किसी पे 18% है, किसी पे 12%। उसको देख करके ग्राहक पहले घबराता कि इतने कॉस्ट प्राइस पे और जो सेल प्राइस उस पर इतना पैसा और लग रहा है। फिर उसका हमें बाय मीडिया ये निकालना पड़ा कि हम फिर जितना वो जीएसटी लगता है उसको पूरा उसमें जोड़ देते हैं और उसके बाद उसको स्टॉक को सेल करते हैं। क्योंकि हमारी गुडविल अच्छी है तो ग्राहकों ने हम पर विश्वास किया, उनको नहीं मालूम कि इसमें 12% लग जाए, 18% लग जाए। तो फिर जो है उससे हमने अपने आप को सस्टेन किया। और ये जो जीएसटी है हैंडलूम पर तो कम से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हैंडलूम की जो प्रोडक्शन है थ्रू आउट कंट्री, रादर थ्रू आउट वर्ल्ड, ये एक लॉस आइटम है। और जो वीवर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं वो। तो बुटीकों ने एक मिसाल पैदा की सारे हिंदुस्तान में कि हम ना एक्सप्लॉइटेशन करते, अपने जो वीवर्स हैं उनको बाकायदा वेजेस देते हैं। फैक्ट्री एक्ट में उनको संडे की और दूसरी छुट्टियाँ भी मिलती हैं। उसके बाद उनको ग्रेजुटी भी मिलती है और ईपीएफ स्कीम भी आई है तो उनको उसमें पैसा भी मिलता है। उसके बाद थोड़ी बहुत जितनी पेंशन है वो भी उनको मिलते हैं। स्टैट्यूटरी बोनस अब अपने कारीगरों को देते हैं। प्लस हम अपने बुनकरों की जो है चाहते हैं कि उनको ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट हो, उसके लिए हम बाकायदा उनके कल्चर प्रोग्राम करवाते हैं। और उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल के कंपटीशन में भी जाते हैं। भाषा कला संस्कृति विभाग ने जब भी एक कंपटीशन कराए पीछे, तो हम सारे स्टेट में नंबर 1 पे आए जी। वैसे दशहरा में कला केंद्र में फंक्शन होता 7 बार लगातार फर्स्ट आए और उसके बाद भी कभी सेकंड कभी थर्ड हम लोग आते रहे। इस तरह से कुल्लू की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको ज़िंदा रखने में भी हमने काफ़ी काम किया। और उसके अलावा भी हम जो है एक ठाकुर बेदराम जयंती के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय जो है ठाकुर बेदराम अवार्ड घोषित करते हैं, जिसमें कोई कोऑपरेटिव में हम इंटरनेशनल अवार्ड देते हैं और बाकी चीज़ों पर जैसे कोई साहित्य जगत से है, कोई लोक साहित्य जो उसमें से या लोक बोली से है, पहाड़ी कला संस्कृति से जिनका लगाव है, उनको हम अवार्ड देते हैं, जिसके ज़रिए से कि बुनकर है, संस्कृति और पहनावे को जो है बढ़ावा मिल सके और आगे जो है हमारी जो संस्कृति है वो और फले फूले, इसके लिए आप प्रयासरत हैं। शेर कुल्लू लाजपत पराठी जी के नाम पर हम हिमाचल की कला संस्कृति, जो कला संस्कृति वो हम सारे देश ही लेते हैं। प्लस प्रो चंद्रशेखर से यहाँ लोक साहित्य का अवार्ड देते हैं और एक अवार्ड आप जो है वो देते हैं इसके ऊपर पहाड़ी साहित्य और कला, उस पर स्वर्गीय ठाकुर मोनू राम जी की भाषा विभाग जो है बड़ा एक अवार्ड उनके नाम पर देते हैं। प्लस हम लोग अवार्ड के साथ 11,000 रुपये अलग देते हैं और अवस्था देखते थे जो दिल्ली का कब कराए जाते हैं सर? हर साल 21 अप्रैल को। हर साल 21 अप्रैल को ये जो कार्यक्रम है कुल्लू में करवाए जाते हैं। अपने हेड ऑफिस बुट्टी कॉलोनी में कराए जाते हैं। और सिर्फ ये जो है कोरोना काल उसमें नहीं हुआ तो इसमें से सब लोगों की बड़ी वो रहती है, हम लाइफ अचीवमेंट अवार्ड देते हैं। प्लस इसमें से जो साहित्य का पत्रकार है जो कि कोऑपरेटिव काफ़ी आगे ले जाते हैं, उनको भी प्रोत्साहित करते हैं, बुनकरों को प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद ये जो हमारे कोऑपरेटर हैं उनको करते हैं और जो दूर से आ रहे बुजुर्ग हैं या बीमार हैं उनको बाई एयर किराया कुल्लू तक का देते हैं। प्लस
नहीं तो हम उनको टैक्सी का और उनके जो रेलवे फेयर है सेकंड फर्स्ट जो है एसी है उसके थ्रू देते हैं। उसी तरह हम अपने व्यूवर्स की अपने यहाँ गेम्स भी करवाते हैं और उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी गेम्स की कंपटीशन होती है उसमें उनको पार्टिसिपेट कराते। इसके अलावा जब ठाकुर वेद राम जी की वो जयंती मनाते हैं उसके 2 दिन पहले हम स्वर्गीय पूर्व चंद्रशेखर बेबस के नाम पर जो है एक कवि सम्मेलन करते हैं जिसमें पहाड़ी लोक साहित्य पर सारे देश से कवि आते हैं और उसको करते हैं। उसको फिर अभी तक हमें 2 वॉल्यूम तो निकाले हैं उसके, अभी और भी वॉल्यूम इन प्रोसेस है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सामाजिक क्षेत्र हो, साहित्यिक क्षेत्र हो या कहें बिजनेस क्षेत्र हो, सब में आप जो हैं आप अपनी भूमिका जो है निभा रहे हैं और इतने लोगों को रोजगार तथा प्रोत्साहन जो है आप बुटीकों के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से आप दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा कार्य है सर आप ये कर रहे हैं। तो कुछ जो साहित्य प्रेमी हो या जो समाज में कार्य जो कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपको आदर्श मानते हैं कि हम भी थोड़ा समाज के लिए कुछ करें, तो उनके लिए क्या संदेश आपका रहेगा सर? संदेश यही कि अपने काम को करते रहिए, मेहनत करिए, मजबूती से करिए और उसके बाद अपने पर पूरा विश्वास रखें, दृढ़ विश्वास रखें। हम तो बुटीकों से जो भी अवार्ड देते हैं हम किसी से कोई एप्लीकेशन नहीं मांगते हैं। जो हमारे लर्निंग जो मेंबर हैं इसके ऑनरेबल कमेटी के, वो लोग खुद खोज करते हैं कि कौन ऐसे लोग, बल्कि हमारी कोशिश रहती है जिनको पहले अवार्ड मिले उनके अलावा नए लोगों को लाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए हम हमारी और उस दिन शाम को हम शेर कुल्लू लालचंद प्रार्थी के नाम पर हम एक सांस्कृतिक संध्या भी करते हैं। उसमें कुल्लू के लोकगीत, कुल्लू के जो है फोक डांस, इसके अलावा और भी जो अड़ोस पड़ोस की जो है इसमें कलाकार उनको हम बुलाते हैं, जिससे कि ये शाम भी रंगीन हो। जो हमारे गेस्ट आते हैं VIP जो उनको अवार्ड मिला है उनको भी हिमाचल को और बुट्टी को समझने का और ज़्यादा मौका मिलता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बुटीको के चेयरमैन सत्यप्रकाश ठाकुर जी। तो साहित्य को लेकर तथा बिजनेस को लेकर और भी कई गतिविधियां जो हैं इनमें इन्वॉल्व हैं और भी आने वाले समय में, जैसा कि इन्होंने बताया कि काफ़ी जो है गतिविधियां जो हैं चाहे करने वाले हैं, कई लोगों को नौकरियां देने वाले हैं क्योंकि एक्सपेंशन करना बाकी है। तो इसी तरह से आप बने रहिए हिमालयन अपडेट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।